हेलो, सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में अध्ययन किया था। फ्रांस की क्रांति 1799 तक यानी अगले 10 वर्षों में 4 चरणों से होकर गुजरी और अंत में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1799 में शासन सत्ता पर अधिकार के साथ ही क्रांति के सिद्धांत धीरे धीरे तिरोहित हो गए। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को भूमध्य सागर में स्थित एक छोटे से द्वीप कोर्सिका के अजाशो नगर में हुआ था। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे। उनकी माता लटेशिया रामालिनो सुंदर और मेहनती महिला थी। नेपोलियन के व्यक्तित्व पर उनकी माँ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए नेपोलियन का एक प्रसिद्ध वाक्य भी था, उसकी उक्ति भी थी, तुम मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। नेपोलियन मानता था कि माँ ही बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में फ्रांस के ब्रियन स्कूल और बाद में पेरिस के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया और 1786 में वो वहाँ से तोफखाना रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बना दिया गया। 16 सितंबर 1793 को राष्ट्रीय महासभा के तूलो में हो रहे अधिवेशन को उग्र भीड़ से बचाकर नेपोलियन ने प्रसिद्धि प्राप्त की। नेपोलियन बचपन से ही अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति, सीमित संसाधनों एवं कुलीन न होने के कारण हीन भावना से ग्रसित रहा था। तो जीवन भर वह कुलीन परिवार से संबंध स्थापित करके अपने को कुलीन सिद्ध करने का प्रयास करता रहा। उसे इस चीज़ थोड़ा अफसोस था कि वो कुलीन नहीं था। तो हमारा टॉपिक नेपोलियन बोनापार्ट का उदय में किन किन घटनाओं परिस्थितियों का योगदान रहा है उसको हम बिंदुवार थोड़ा देखेंगे। जिन फ्रांसीसी लोगों ने फ्रांस की निरंकुश प्राचीन व्यवस्था का अंत करने के लिए क्रांति की शुरुआत की और उसके लिए घोर संघर्ष किया, राष्ट्रीय सभा ने एक नवीन संविधान बनाकर लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अधिकार दिए। उन्हीं नागरिकों ने 10 वर्ष बाद ही क्रांति को विस्मृत करके नेपोलियन को अपना शासक स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नेपोलियन के उत्थान में समसामयिक घटनाओं, उसकी स्वयं की बुद्धिमानी, सैनिक योग्यता, कठोर परिश्रम, उसकी असीम महत्वाकांक्षा एवं परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की विलक्षण योग्यता का योगदान रहा। तुलो के बंदरगाह की रक्षा 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने तुलो के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। नेपोलियन ने 3 माह के भीतर ही अंग्रेजों को तुलो से निकालकर बाहर कर दिया और तुलो की रक्षा की। यह उसके जीवन की पहली गौरवमय विजय थी। इस सफलता से नेपोलियन का प्रमोशन लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर जनरल के पद पर कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन की भीड़ से रक्षा 5 अक्टूबर 1795 को पेरिस की विशाल उग्र भीड़ ने नेशनल कन्वेंशन को घेर लिया। सेनापति बर्रास ने नेपोलियन को नेशनल कन्वेंशन की सुरक्षा के लिए भीड़ को वहाँ से हटाने का आदेश दिया। नेपोलियन ने बिना कुछ सोचे समझे गोलियों की वर्षा करके भीड़ को वहाँ से भगा दिया और कन्वेंशन की रक्षा की, जिससे वह सेनापति बर्रास का विशेष कृपा पात्र बन गया। जोसेफाइन से विवाह मार्च 1796 में नेपोलियन ने जोसेफाइन नामक एक विधवा और कुलीन महिला से विवाह किया। जोसेफाइन 2 बच्चों की माँ थी और नेपोलियन से उम्र में 6 वर्ष बड़ी थी, मगर वह कुलीन परिवार से संबंध रखती थी। उसका फ्रांस में काफ़ी बड़े प्रभावशाली लोगों, कुलीनों और सेनापति बर्रास से घनिष्ठ संबंध थे।
तो जोसेफाइन के माध्यम से नेपोलियन फ्रांस के कुलीनों के साथ उठने बैठने लगा और कहा जाता है कि जोसेफाइन के साथ विवाद ने नेपोलियन की उन्नति में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। नेपोलियन का इटली अभियान। टुल्लू बंदरगाह की रक्षा और नेशनल कन्वेंशन की भीड़ से सुरक्षा के कारण डायरेक्टरी नेपोलियन की सैनिक योग्यता से काफ़ी प्रभावित थी, अतः उसे अप्रैल 1796 में इटली के विरुद्ध सैनिक अभियान की कमान सौंपी गई। इस अभियान में नेपोलियन को ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया दोनों की सेना का सामना करना पड़ा। उसने अपने रणनीतिक कौशल से सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया को एक नहीं होने दिया और दोनों को अलग अलग करके परास्त किया। सार्डिनिया को परास्त करके उसने सेवाय एवं नीच के प्रदेश फ्रांस को सौंपने के लिए बाध्य किया। इसके बाद उसने कई लड़ाइयों में ऑस्ट्रिया को पराजित किया और 17 अक्टूबर 1797 को उसे कैंपो फार्मियो की संधि करने पर बाध्य कर दिया। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया, जिस पर फ्रांस पहले ही अधिकार कर चुका था। फ्रांस को राइन नदी के तट का 2/3 भाग जो पवित्र रोमन साम्राज्य का अंग था तथा ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र वाले उत्तरी इटली के प्रदेश मिले। इस कैंपो फार्मियो की संधि के द्वारा इटली में फ्रांस का प्रभाव स्थापित हो गया। यह संधि नेपोलियन की सैनिक योग्यता के साथ साथ उसकी राजनीतिक कुशलता की भी द्योतक थी। उसने अपनी छोटी सी सेना द्वारा न केवल सार्डिनिया को वरन ऑस्ट्रिया को पराजित करके उन्हें फ्रांस की शर्तों पर संधि करने के लिए उसने बाध्य किया था। नेपोलियन का मिस्र अभियान। इटली में नेपोलियन की सफलता के बाद जब वह पेरिस लौटा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। डायरेक्टरी के सदस्य नेपोलियन की लोकप्रियता से भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि नेपोलियन कभी भी फ्रांस की जनता के सहयोग से शासन सत्ता पर अधिकार कर सकता है, अतः उन्होंने उसे फ्रांस से बाहर रखने के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मिस्र अभियान का सेनापति नियुक्त किया। सेनापति बर्रास ने उसे मिस्र अभियान की कमान सौंपते हुए एक प्रकार से यह वचन लिया कि वह इंग्लैंड को परास्त करके बनियों के उस देश को नाक पहुँचा नहीं चबा देगा। नेपोलियन का भी मानना था कि इंग्लैंड की जो आर्थिक और सैनिक शक्ति का जो आधार है वो उसके उपनिवेश है, और विशेष तौर से भारत पर यदि इंग्लैंड के आधिपत्य को चुनौती देकर उसका आधिपत्य समाप्त कर दिया जाए तो इंग्लैंड कमज़ोर हो सकता है। और भारत का जो रास्ता था वो मिस्र से होकर गुजरता था, तो उसने मिस्र के पर अधिकार करके इंग्लैंड का मार्ग रोकने का प्रयास किया। मई 1798 में वह एक विशाल जहाजी बेड़े के साथ मिस्र रवाना हुआ और जुलाई 1798 में उसने अलेक्जेंड्रिया पर अधिकार करके पिरामिडों के युद्ध में मिस्री सेना को हराकर काहिरा पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान उसके साथ गए फ्रांसीसी विद्वानों के दल ने रोशेटा पत्थर की खोज की, जिस पर लिखी लिपि को पढ़ने के बाद मिस्र की सभ्यता प्रकाश में आई। इस तरह मिस्र की सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय भी नेपोलियन को दिया जाता है। 1 अगस्त 1798 को अंग्रेज सेनापति नेल्सन ने अबूकर की खाड़ी में खड़े फ्रांसीसी नौसैनिक बेड़े को नष्ट कर दिया, जिससे फ्रांसीसी शक्तियों को काफ़ी आघात लगा। नील की यह लड़ाई विश्व इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में गिनी जाती है। यद्यपि फ्रांस का नौसेनापति नेल्सन इस नील की लड़ाई में मारा गया, मगर उसने इंग्लैंड को एक निर्णायक जीत फ्रांस के ऊपर दिला दी थी। इसी समय तुर्की के सुल्तान ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि मिस्र जो था उस समय तुर्की के अधीन था। जनवरी 1799 में नेपोलियन ने तुर्की के अधिकार वाले सीरिया पर आक्रमण किया और कुछ समय बाद ही बिना उस पर अधिकार किए
वह मिस्र लूट आया। इसी मध्य इटली पर ऑस्ट्रिया ने पुनः अधिकार करके नेपोलियन की पूर्व सफलता पर पानी फेर दिया और इंग्लैंड भी ऑस्ट्रिया और रूस को अपने साथ मिलाकर फ्रांस के विरुद्ध एक गुट का निर्माण कर रहा था। इससे फ्रांस की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। और इधर डायरेक्टरी में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। उनके आपसी विवादों के कारण निर्बलता उजागर हो रही थी और फ्रांस की प्रतिष्ठा और सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। इस परिस्थितियों को भांपकर नेपोलियन ने फ्रांस लौटने का निश्चय किया और 21 अगस्त को 1799 को मिस्र की सेना की कमान क्लीवर को सौंपकर अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ नेपोलियन फ्रांस रवाना हो गया। नेपोलियन जब फ्रांस पहुंचा, पेरिस की जनता ने उसका उत्साह से स्वागत किया। नेपोलियन को लगा जैसे कि जनता उसका इंतज़ार कर रही थी और उसके आगमन से प्रसन्नता में पागल हो गई। यह देखकर नेपोलियन ने अपने एक साथी से कहा, ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो बहुत शीघ्रता होती, यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब नाशपाती पक चुकी है। तात्पर्य था कि जनता जो है डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासन से तंग आ चुकी थी और उसे नायक के रूप में नेपोलियन में आशा की एक किरण दिखाई दे रही थी। इसलिए नेपोलियन ने जैसे ही फ्रांस में कदम रखा, जनता उसका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ी। 10 नवंबर 1799 को योजनानुसार एक षड्यंत्र बनाकर नेपोलियन ने डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासन का अंत कर दिया और शासन शक्ति 3 कौंसलों नेपोलियन कैम्बेसरी और लेब्रून को सौंपने के लिए सीनेट को बाध्य कर दिया। उसने नेपोलियन को प्रधान कौंसल चुना गया, सारी शक्ति उसमें निहित की गई। उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए क्रांति युग का चौथा संविधान बनाया। इससे पूर्व 1791, 1793 और 1795 में संविधान बनाए जा चुके थे। इस चतुर्थ संविधान के द्वारा सीनेट ने कार्यपालिका शक्ति जो थी वो तीनों कौंसलों को सौंप दी, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष था। नाम मात्र को गणतंत्रात्मक शासन जारी रखा गया, मगर शासन की संपूर्ण शक्तियाँ नेपोलियन के हाथों में केंद्रित हो गई। इस प्रकार 1799 से 1804 ईस्वी तक नेपोलियन ने कौंसल के रूप में फ्रांस पर शासन किया। यानी हम कह सकते हैं 1799 से ही नेपोलियन भले ही फ्रांस का राजा नहीं था और फ्रांस की सारी शासन शक्ति उसके हाथ में थी। 1799 से 1815 का जो युग था वो फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप में नेपोलियन का युग कहा जाता है। इस प्रकार एक छोटे से परिवार से ऊपर उठकर अपनी योग्यता के बल पर छोटी छोटी विजय प्राप्त करता हुआ नेपोलियन फ्रांस का भाग्य विधाता बनने में सफल रहा। धन्यवाद। जय हिंद।